नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और बड़ी खबर में सबसे पहले बात पलामू की करते हैं, जहां मेदिनीनगर के भट्टी मोहल्ले में पुराने घर के गिरने से मलबे में दबकर 5 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम यहां पहुंची और मलबे में दबी सभी घायलों को निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घर बहुत पुराना था, जिसे गिराने को लेकर साल 2001 से ही विवाद चल रहा था। घायल परिवार के लोग लगातार घर गिराने की मांग कर रहे थे, लेकिन एक पक्ष राजी नहीं था, जिस कारण यह बड़ी दुर्घटना हो गई। आपको बता दें कि 2 साल पहले इसी घर का छज्जा गिरा था और एक महिला की मौत भी हुई थी। घर को भी मैंने जाकर देखा, घर काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, बहुत पुरानी घर थी वो, और छत गिरा है। उसमें कुछ लोग 3-4 आदमी को जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की स्थिति थोड़ी सी गंभीर तो नहीं कहा जाता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चोट है 2 को। तो उनके इलाज के लिए अभी हम हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब से के अभी चैम्बर में अभी हम हैं, इनसे मिले हैं। इन्होंने कहा कि हम बेहतर ढंग से इलाज उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने 15 अगस्त को रांची के अनगढ़ा से गिरफ्तार की गई 2 बच्चियों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। मामले को लेकर बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस बच्चियों पर कार्रवाई करने से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि अनगढ़ा इलाके के जीराडीह इलाके से पुलिस ने 15 अगस्त को आदिवासी परिवार के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बच्चियां भी हैं इनमें। इसे लेकर बाबूलाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। 15 अगस्त का दिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और घर से पुष्मनी को, उनकी भाभी को और उनकी भाभी के 2 छोटे छोटे बच्चे, एक 2 साल के, एक 4 साल के, और बूढ़े उनके बाप को, क्या मतलब है घर से उठा करके लाना और कहां घुमा करके। और फिर कल आप सोच सकते हो, कायदे से भी पुलिस इतना देर तक महिला और बच्चों को नहीं रख सकती है अपने पास। मान ली अगर कोई भी अगर घटना रही तो 2-3 घंटा अपने पास लाने में आने में जो भी सब मुताबाके बाल सुधार गृह पहुंचा सकते थे। और हमने 15 अगस्त को शाम में सीनियर एसपी से हम बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। हमने डीजी से बात की, उन्होंने कहा कि हम बताएंगे आपको, लेकिन क्या हुआ बताए नहीं। ग्रामीण एसपी से बात की, उन्होंने कहा कि हम लाहौर दग्गा में हैं। फिर हमने अपने स्टाफ राजेंद्र तिवारी जी को बोला कि आप अनगढ़ा थानेदार से बात करो, तो थानेदार बताया कि हाँ ऊपर से आदेश है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार सभी का ख्याल रखती है। अनगढ़ा में गिरफ्तार किए गए आदिवासी परिवार का मामला जांच का विषय है और जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, जो भी मामले हैं मेरे संज्ञान में भी आया है, पूरी तरह से तो मैं इस वाक्य को नहीं जान रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला प्रतीत होता है। और जो भी लोग होंगे, पुलिस अनुसंधान कर रही है, कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर सभी लोगों को सब्र रखना चाहिए, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हों। जो भी प्रश्न उठाता है उनको ये समझना चाहिए कि पुलिस अपना काम करे। पुलिस की कार्रवाई से कहीं अगर इत्तेफाक नहीं रखे कोई, तब ये बातें उठती है, सामने आती हैं। किसी पर अन्याय नहीं होगा। जो भी इस वायलेंस में लिप्त पाए जाएंगे, जो भी इस गुनाह में शामिल होंगे, जिनकी भी भागीदारी होगी, चाहे वो कितना बड़ा रसूख का क्यों नहीं हो, उस पर कार्रवाई होगी। कोडरमा की बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश दौरे पर है। दूसरे दिन हजारीबाग पहुंचने पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की। उन पर भरोसा जताने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार मुकम्मल तैयारियां कर रही है। तीसरी लहर को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ले जाने का भी उन्होंने दावा किया। थर्ड वेव की भी बात आती है तो उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि लगातार संवाद करके जो सुविधा संभव हो सकता है सुविधा मुहैया करा रही है। और इसके साथ ही आज जो एक महत्वपूर्ण दायित्व हमें मिला है, एक झारखंड की बेटी, झारखंड की बहू को, निश्चित रूप से हम ये आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि एक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण
विभाग में हमें जिम्मेवारी मिली है। आप सभी के सहयोग से अभी विभाग को मैं भी समझने का प्रयास कर रही हूँ। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा में अंचल अधिकारी पर हुए हमले को लेकर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। मामले को लेकर पुलिस ने 195 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस ने ग्रामीणों के घरों से लगभग 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल उठाकर थाने वो लेकर आ गई है। आपको बता दें कि सोमवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कर्णपुरा गांव के एक दुकान में जा घुसी थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया। वहीं जब मौके पर सीओ पहुंचे तो उनके साथ ग्रामीणों ने हाथापाई कर दी थी। गाड़ी संभवतः काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी तो वो एक दुकान में जाके डैश कर दिया। उनको जो चोटें आई हैं और जो गाड़ी में सवार थे चालक सहित कुल 4 लोग थे। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के चाहाल सहित विभिन्न इलाकों में सादे पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। बताया जा रहा है कि अक्सर रात के अंधेरे में ट्रक और लॉरी के माध्यम से बड़े बड़े अवैध माइन से पत्थर को निकालकर विभिन्न राज्यों में इसकी सप्लाई की जाती है। यहां चल रहे खदानों का लीज भी नहीं है और अवैध तरीके से यहां उत्खनन हो रहा है। बावजूद अभी तक प्रशासन इस बेलगाम अवैध पत्थर उत्खनन पर लगाम लगाने में असमर्थ है। पत्थर माफियाओं के सामने प्रशासन नतमस्तक है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी एजाज अहमद ने। पत्थर का चाहाल में अवैध कारोबार होता है, लेकिन पता नहीं कहां से लोग आते हैं और ले जाते हैं, लेकिन ये होता है, रेगुलर होते आ रहा है काफ़ी दिनों से। और मतलब कितने ट्रक ले जाते हैं, मतलब सप्ताह में? उसका लिमिट नहीं है कब कितना ले जाता है हम लोग देखते नहीं, लेकिन ये चल रहा है काफ़ी दिनों से। सफ़ेद पत्थर का काला कारोबार गिरिडीह जिले में पूरा चरम पर है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले देवरी प्रखंड के चाहाल में, जहां पे सफ़ेद पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे विजुअल में देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 1 ट्रक से ज़्यादा माल है, वो सफ़ेद पत्थर है जो जमा करके रखा गया है। इसे ट्रांसपोर्ट किया जाना है और आपको मैं विजुअल में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पत्थर हैं ये कितनी बेशकीमती पत्थर हैं और इसे क्वार्ज के नाम से भी जाने जाते हैं और इसे माफियाओं के द्वारा, पत्थर माफियाओं के द्वारा इसे सप्लाई किया जाता है, दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पत्थर है जो जमा करके रखा गया है और रात में लोग बताते हैं कि अमूमन ये रात के समय में इन पत्थरों का ट्रांसपोर्ट लॉरी के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें से प्रशासन भी शामिल रहते हैं। और मेरे अगल बगल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी के जमाव किया गया है, जो खदान से निकाल करके मिट्टी रखा गया है। उसके बाद लगभग 30 से 40 फीट नीचे जाने के बाद पत्थर निकलता है, लेकिन उसके ऊपर जो मिट्टी निकलता है उसे जमा करके किस तरह रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ बन गया है उन मिट्टी का रखे हुए। और ये भी पत्थर हैं जो चूना पत्थर के नाम से जाने जाते हैं, जो सफ़ेद पत्थर होता है जिसे क्वार्ज के नाम से जानते हैं। उससे पहले ये चूना पत्थर निकलता है और उससे पहले मिट्टी निकलता है जो ला करके रखा गया है। अगल बगल में आप देख सकते हैं और जहाँ तक नजरें जाएगी वहाँ तक आपको इस तरह के मिट्टी जो खदान से निकाले गए हैं वो मिट्टी आपको साफ दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से सफ़ेद पत्थर का काला कारोबार गिरिडीह में पूरा पनप रहा है और ये पत्थर सिर्फ जिले में नहीं, जिले के बाहर दूसरे राज्यों में भी पत्थर माफियाओं के द्वारा पुलिस के साठगांठ से उसे पार कराया जाता है। और अमूमन ये पत्थर का कारोबार, ये पत्थर का ट्रांसपोर्टेशन रात के समय में ही किया जाता है और इस प्रकार पत्थर माफियाओं के साठगांठ के साथ सरकार का लाखों का राजस्व का नुकसान हर महीने हो रहा है और अभी तक ना ही कोई प्रशासन और ना ही पुलिस इसे रोकने में कामयाब हुई है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल हॉकी सेंटर में खेल रहे खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहे थे और इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद खेल प्राधिकार और सरकार ने बच्चों के खाते में पैसे भेज दिए हैं, जिससे खिलाड़ी खुश और न्यूज़ 18 को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं एसएस बालिका हॉकी सेंटर की कोच प्रतिमा बारवा ने भी न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया और कहा कि अब खिलाड़ियों को समय पर पौष्टिक आहार मिल सकेगा। द्वारा न्यूज़ चलाया गया और अभी हम लोग को विभाग के द्वारा पैसा मिल रहा है। न्यूज़ 18 के द्वारा अखबार चलाया गया, जिसके कारण हम लोगों को जो पैसा विभाग नहीं दे रहा था उससे हम लोग को पैसा मिला और हम लोग को अच्छा पोस्टिंग भी मिल रहा है और हम लोग अच्छा से खेलेंगे। और न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उसका बहुत बहुत आभारी हैं कि हम लोग का खाता में
पैसा आया। इससे पौष्टिक आहार हम लोग को मिलेंगे और अच्छा खेलेंगे, इसलिए न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 के 11 महीना का पैसा बच्चों का खाता में आ गया है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोग घर में किसी तरह खा रहे थे। आप अच्छा डाइट खा सकते हैं, अच्छा किट खरीद सकते हैं। बहुत खुश हैं बच्चे और इसके लिए न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस न्यूज़ को बड़ी प्रमुखता से लिए और ये चला। उसके बाद सरकार ने पहल की। रिश्तों को नई मजबूती देगी गोड्डा की देसी राखी। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत गांव की महिलाएं बेकार पड़ी कपड़ों के कतरन से राखियां बना रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गोड्डा की है, जहां जीविका दीदियां देसी राखी बनाने में जुटी हैं। दीदियां बेकार पड़े साड़ी के कतरन से राखियां बना रही हैं। इन महिलाओं ने राखियों के कारोबार की शुरुआत गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह के कलाइयों पर राखी बांधकर की है। आत्मनिर्भरता की मिसाल देते हुए महिलाओं ने गोड्डा के डीसी और डीडीसी के सामने राखियों का सैंपल पेश किया। इसका इसलिए ये महत्व है क्योंकि ये रेशम धागा हुआ, इसी कारण से इसका उतना महत्व है। और जैसे कि बनाने से भी अच्छा होता है, पहनने से भी अच्छा लगता है, देखने में इसका क्वालिटी अलग है, ताकि इंसान समझ सके कि ये तसर है। बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है और आपके माध्यम से मैं केवल जिलेवासियों से ही नहीं, पूरे झारखंड के प्रदेशवासियों से और देशवासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस छोटी सी जगह ठाकुर गमती के भगैया से निकली हुई यह राखी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इतना ही नहीं, अब इन राखियों की खरीद बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी। फिलहाल तो इन राखियों को पलाश मार्ट में बेचा जाएगा, लेकिन आगे चलकर इन्हें दो नामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचने की योजना है। वहीं JSLPS के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि रोजगार दिलाने का ये छोटा सा प्रयास अगर सफल हो जाता है तो इस कारोबार को और बढ़ाने की योजना है। इतनी अच्छी राखियां जो कि राष्ट्र स्तर पे एक अच्छी निपुणता जो दिखाती है, वो यहाँ पे तैयार कराई जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर हम लोग ले जाते हैं या इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो पाता है तो लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे। राखी के त्योहार में रेशम के धागे का खास महत्व है। जीविका दीदियों की स्पेशल राखी की बाजार में डिमांड भी खूब है। चाइनीज राखियों के मुकाबले देसी रेशम की राखियां बनाकर जीविका दीदियां अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। गौरव कुमार झा, गोड्डा, न्यूज़ 18। धनबाद की एक माता पिता अपने 4 महीने के नवजात के लीवर की बीमारी से परेशान है। मासूम आरव लीवर के गंभीर बीमारी से ग्रसित है। गरीब माता पिता अपने जिगर के टुकड़े का इलाज कराने में असमर्थ है। ऐसे में अपने नवजात के इलाज के लिए सरकारी कार्यालय से लेकर हर एक शख्स से वो मदद की गुहार लगा रहे। डॉक्टरों ने 40 दिन के अंदर पैसे जमा कर इलाज कराने को कहा है। आरव की जिंदगी बचाने के लिए महज 29 दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने उसके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए करीब 25 लाख रुपए खर्च होने की बात कही है। हालांकि कुछ समाजसेवी मदद करने में जुट गए हैं और लोगों से मदद की वो अपील भी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी है और जिसके लिए डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोले हैं, तो उसके लिए डॉक्टर हमें 25 लाख का एस्टिमेट दिए हैं। तो इतने पैसे मतलब कि हमारे लिए इतने पैसे हम नहीं इकट्ठे कर सकते हैं। डॉक्टर हमें 40 दिन का समय दिए हैं कि 40 दिन के अंदर मतलब कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, जिसमें से कि 11-12 दिन पार हो चुके हैं। बच्चे को बहुत गंभीर बीमारी है, बाइलेरी एस्ट्रेसिया। पैसा उतना है नहीं मेरा पास, तो फंड का प्रोसेस पूरा हो गया और अब हम अपना जितना भी विधायक हैं और समाज सेवी है उनके पास जाएंगे और उनसे चाहेंगे कि हम मेरा मदद करें और मेरे बच्चे का जान बचा लें।
सोशल मीडिया से एक मुहिम परसों से मैंने जो शुरू की है, उसमें बच्चे का नाम आरव है, तो ज़िंदगी मांगे आरव के नाम से हमने एक मुहिम शुरू की है। और बच्चे के पिता का जो अकाउंट डिटेल है, फ़ोन पे है, ऑनलाइन डिटेल है, वो हम सोशल मीडिया पे साझा कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को जो भी मदद देनी हो 10, 20, 50, 100, क्योंकि समय काफ़ी कम है, बच्चे की बॉडी पूरी जॉन्डिस की वजह से पीली पड़ने लगी है। तो आपके माध्यम से भी लोगों से ये निवेदन है कि जो भी मदद हो, ये बच्चे के पिता का अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है, फ़ोन पे है, आपसे जो भी बन पड़ता है, ज़िंदगी मांगे आरव की मुहिम में शामिल हो। और झारखंड में अब नहीं होगी कोरोना वैक्सीन की कमी, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के 2,64,000 डोज की खेप पहुंच गई है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से टीके को कड़ी सुरक्षा के बीच नामकुम में स्थित NHM ऑफिस लाया गया, जहां से झारखंड के विभिन्न जिलों में इसे पहुंचाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले निकी प्रधान को रेलवे की ओर से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया है। निकी प्रधान को अब मुख्य यार्ड मास्टर के पद से OSD स्पोर्ट्स अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई है। वहीं सलीमा टेटे के प्रमोशन की प्रक्रिया भी आखिरी चरण में है। रांची रेल मंडल के DRM प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रेलवे लगातार बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को उत्साहित करता रहता है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक के टॉप 4 में चाहे वो व्यक्तिगत स्पर्धा हो या फिर टीम, रेलवे की ओर से खिलाड़ियों को प्रमोशन देने का नियम है। कि प्रधान को हमने OSD स्पोर्ट्स रांची मंडल बनाया है और ये एक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। जो भी ओलंपिक खिलाड़ी हमारे पहले 4 में रहते हैं, चाहे वो टीम इवेंट में हो या इंडिविजुअल इवेंट में हो, उनको रेलवेज के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनको हम आउट ऑफ टर्न अधिकारी का ग्रेड प्रदान करते हैं। तो उसी प्रक्रिया, उसी रूल के अनुसार इनको निकी प्रधान को OSD स्पोर्ट्स रांची मंडल की पद प्रदान किया गया है। और सलीमा टेटे का प्रोसेस भी चालू है और जल्दी ही उसका भी अप्रूवल कंपीटेंट अथॉरिटी का आएगा, उसकी खुशखबरी भी हम आपको दे देंगे। और रांची से पटना जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रांची से पटना की दूरी अब करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। इसे लेकर बरकाकाना से कोडरमा तक नया रेल ट्रैक बिछाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से नया रेल ट्रैक बिछाने का काम लगभग अंतिम चरण में है। इसमें टाटी सिलवे, मेसरा, सनकी, बरकाकाना, हजारीबाग और कोडरमा के बीच रेल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। मार्च 2022 तक इस रेल ट्रैक को पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके निर्माण के बाद रांची से पटना की दूरी करीब 42 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और सफर में भी 1 से 1.5 घंटे की कमी आएगी। और पटना वाया हजारीबाग कोडरमा एक नई लाइन बन रही है। इसमें टाटी सिलवई से लेकर आपका कोडरमा तक एक सिंगल लाइन सेक्शन बनेगा। इस सिंगल लाइन सेक्शन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कार्य कर रहा है और पूर्व मध्य रेलवे की ओर से काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है। कोडरमा से बड़का तक का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और टाटी सिलवई से रांची का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और इसके माध्यम से रांची से पटना के बीच में एक नया मार्ग भी मिलेगा, जिससे यात्रियों को समय की भी बचत होगी और उसमें दूरी भी घटेगी। झारखंड प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे प्रकृति से उपहार के रूप में इस राज्य को मिले। कुछ ऐसी अद्भुत जगह है हजारीबाग के बड़का गांव के झिकजोर का बरसों पानी। पहाड़ियों से घिरे इस गुफानुमा जगह की खासियत है कि यहाँ 3 बार ताली बजाने पर और बरसों पानी बोलने पर बारिश होने लगती है। लोगों का कहना है कि आवाज की धुन जब गुफा से टकराती है तो कंपन के कारण गुफा की सतह का पानी बाहर आ जाता है। लेकिन इतना सुंदर होने के बाद भी ये जगह सरकार और प्रशासन की उपेक्षा का दंश झेल रहा है। सरकार अगर ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन की नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। झिकझोर गांव पड़ता है जो बड़का का ब्लॉक में है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ये ऐसा अद्भुत जगह है, समझिए कि यहाँ हर समय पानी की बूंदें टपकती रहती है और यहाँ ताली बजाने से बेहतरीन बौछार होने लगता है। ऐसा इसका खासियत है। और आज तक कोई भी मौसम हो, ऊपर जाके देखिएगा तो एकदम सूखा है, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर समय जो इसका पानी का जो स्रोत है वो बढ़ने लगता है, मतलब गिरते ही रहता है और गर्मी में तो और गिरता है। PCC रास्ता हुआ और सरकार अच्छा करे और अच्छा बनाने के लिए रास्ता, और हम लोग का भी थोड़ा सा भी मिल जाए
और आप लोग चाहते हैं कि यहाँ के माध्यम से हाँ, आप लोगों को रोजगार मिले। हाँ, रोजगार मिल जाए। तो चाहते हैं सरकार यहाँ पर्यटन स्थल के रूप। बोकारो के कथारा जालंगडी में पिछले 15 दिनों से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने आज कुनार नदी के किनारे स्थित फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। विधायक के साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। विधायक ने कहा कि फाटक टूटने के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई थी। पानी की आपूर्ति के लिए प्रयास जारी है। 1 से 1.5 महीने में फाटक बनकर तैयार हो जाएगा और इस समस्या का निदान कर लिया जाएगा। इसी बीच पानी की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 2 मोटर मतलब 2 वैक्यूम लाइन आज किसी भी हालत में चालू कराने का निर्णय लिया है। दामोदर से जो 32 लाइन जलंडी को जा रहा था वो आज चालू हो जाएगा। तो 3 लाइन तो आज चालू हो जा रहा है। 2 लाइन हम कल चालू कर देंगे तो जो सामान्य स्थिति पहले थी वही स्थिति वापस आ जाएगी। और 1-1.5 महीना अभी डीवीसी को लगने वाला है वो गेट को ठीक करने में। तो मैं समझता हूँ तब तक हम लोग इससे वैकल्पिक योजना से हम लोग जल आपूर्ति का जो संकट है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।